नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे सीटेट में कक्षा 6 से 8 की हिस्ट्री से जो सीधे एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इस सीरीज में हम कक्षा 6, 7, 8 की हिस्ट्री को लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट बेस्ड और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 6 इतिहास का जो पहला चैप्टर है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। आइए देख लेते हैं चैप्टर में क्या है। सबसे पहले इतिहास। इतिहास क्या होता है, हिस्ट्री क्या होती है। इतिहास दोस्तों, अगर हम एक लाइन में बोलें इतिहास क्या होता है, तो अतीत के बारे में अध्ययन करना ही इतिहास है। अतीत के बारे में अध्ययन करना ही इतिहास है। मीन्स अतीत में लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे, इन सब का पता लगाना ही इतिहास कहलाता है। ठीक है दोस्तों। शिकारियों, पशुपालकों, किसानों, शासकों, शिल्पकारों का जीवन कैसे था, ये सब हम इतिहास में जान सकेंगे। ये सब हम इतिहास में जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों। लोग कहाँ रहते थे, वेयर डिड पीपल लिव। ठीक है, लोग कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी। कई लाख साल पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। वे कुशल संग्राहक थे और जानवरों का आखेट करते थे। जो लोगों के सबसे पहले बस्ती यानी सबसे पहले जो रहने के जो प्रमाण मिले हैं लोगों के, वो कहाँ से मिले हैं, वो नर्मदा नदी के तट मिले मिले हैं। नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी प्रेजेंट टाइम में भारत के मध्य में, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। यहाँ के लोग क्या करते थे, वो कुशल संग्राहक थे। मीन्स वो अपनी ज़रूरतों का सामान इकट्ठा करते थे यानी संग्रह करते थे। और अपना भोजन कैसे करते थे, जानवरों का आखेट यानी शिकार करके, हंटिंग करके, जानवरों का हंटिंग करके अपना पेट भरते थे और अपने जो ज़रूरतों के सामान हो उसको इकट्ठा करते थे, गैदर करते थे। ये इसके प्रमाण कब मिले दोस्तों, ये कई लाख साल पहले हैं। कई लाख साल पहले यानी सबसे पुराने प्रमाण इसी नदी के तट पर हमको मिले हैं। ये नदी प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश में मिलती है। अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, अगला टॉपिक है सिलमान और किरथर पहाड़ियाँ। यहाँ से क्या मिला दोस्तों, देख लेते हैं। लगभग 8000 वर्ष पूर्व यहाँ के लोगों ने सबसे पहले गेहूं और जौ यानी गेहूं और जौ जैसी फसल उगाना शुरू किया था। सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल जो उगाना शुरू किया था वो किरथर और सिलमान पहाड़ी। प्रेजेंट टाइम किरथर और सिलमान पहाड़ी वो हमको कहाँ मिलती है, वो पाकिस्तान। कहाँ मिलती है दोस्तों, वो पाकिस्तान में मिलती है। और गेहूं और जौ के जो प्रमाण मिले हैं वो पाकिस्तान के मेहरगढ़ यानी कुरेथर जो पहाड़ियाँ मिली हैं वो कहाँ से, मेहरगढ़ इलाके से। ठीक है दोस्तों। कहाँ से, मेहरगढ़ इलाके से सबसे पहले गेहूं और जौ के प्रमाण मिले। वो कब मिले हैं, 8000 वर्ष पूर्व। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है गारो और विंध्य पहाड़ियाँ। यहाँ से हमको क्या क्या चीज़ें मिली हैं, गारो और विंध्य पहाड़ियाँ। यहाँ कृषि का विकास हुआ। कृषि का सबसे पहले विकास गारो और विंध्य में हुआ। विंध्य के उत्तर में सबसे पहले चावल उपजाया गया। सबसे पहले चावल कहाँ में उपजाया गया, विंध्य के उत्तर में। विंध्य के उत्तर में क्या हमको मिलता है, विंध्य के उत्तर में हमको गंगा यमुना का मैदान मिलता है दोस्तों। गंगा और यमुना का मैदान मिलता है। अगर सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया, अगर उसकी जगह के बारे में देखें तो कौन सी जगह है, लेहुरा देव। कौन सी जगह दोस्तों, लेहुरा देव। ये प्रेजेंट टाइम में कहाँ है, ये प्रेजेंट टाइम यूपी के मिर्ज़ापुर में। यूपी के मिर्ज़ापुर में यानी यूपी के मिर्ज़ापुर के लेहुरा देव में सबसे पहले हमको चावल के प्रमाण प्रमाण मिले हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है वो सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ। यहाँ से किस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, लगभग 4000 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले। यानी जो आरंभिक नगर फले फूले थे वो सबसे पहले कहाँ, सिंधु और इसकी सहायक नदियों। ठीक है दोस्तों। इन्हीं को क्या कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसी को बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ फूली फली थी, वो सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, गंगा और सोन नदी। गंगा और सोन नदी, लगभग 2500 वर्ष पूर्व गंगा के मैदानी इलाके में नगरों का विकास हुआ। गंगा के दक्षिण में मगध नाम का बहुत विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित हुआ था। ठीक है दोस्तों। जो नगरों का विकास हुआ प्रेजेंट टाइम में, जो 16, जिसको 16 महाजनपद बोलते हैं, यानी 16 महाजनपद का विकास कहाँ हुआ था, गंगा के मैदानी इलाके में। मोस्टली जो हमको 16 महाजनपद में से सबसे ज़्यादा मिले हैं वो गंगा के मैदानी इलाके में मिले हैं। ठीक है दोस्तों। उसी गंगा के दक्षिण में एक विशाल साम्राज्य था, एक विशाल राज्य था, जिसको क्या बोलते हैं, मगध। कौन सा, मगध। जो प्रेजेंट टाइम में बिहार में, जो प्रेजेंट टाइम में कहाँ है, बिहार। अगर उसको प्रेजेंट टाइम से कैलकुलेट करेंगे तो वो बिहार में पड़ता है। ठीक है दोस्तों। इसी में सबसे आप एक नाम साम्राज्य का नाम सुनेंगे, वो कौन सा है, मौर्य साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने, चंद्रगुप्त
मौर्य, ठीक है। इस साम्राज्य के सबसे जो शक्तिशाली शासक हुए उनका नाम क्या था दोस्तों? सब जानते हैं, अशोक, ठीक है दोस्तों। तो अशोक कौन से राज्य के शासक थे? वो मौर्य साम्राज्य के थे। उन्होंने कहाँ शासन किया? मगध पर शासन किया था। मगध प्रेजेंट टाइम में कहाँ है? वो बिहार में, ठीक है दोस्तों। मैं आपसे कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं, जैसे किरथर और सुलेमान पहाड़ी दोस्तों देख लेते हैं। किरथर और सुलेमान पहाड़ी के देखिए, सुलेमान पहाड़ी ये प्रेजेंट टाइम पाकिस्तान में, ठीक है दोस्तों। यहाँ से गेहूँ और जौ की खेती के प्रमाण मिले। दूसरा क्या था इसमें? इंडस और उसकी सहायक नदियाँ। इंडस और उसकी सहायक नदियों से हमको क्या, किस चीज़ के प्रमाण मिले थे दोस्तों? वो आरंभिक नगर फूले फलाए थे। आरंभिक नगर फूले फले थे। इंडस और उसकी सहायक नदियाँ हैं जो हमको पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों जगह मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इसमें क्या था? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी देखिए प्रेजेंट टाइम जो मध्य भारत में है, जो मध्य प्रदेश में मिलती है। यहाँ जो सबसे पहले बस्ती जो स्थापित हुई थी वो नर्मदा नदी कई लाख साल पहले नर्मदा नदी में स्थापित हुई थी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इसमें क्या था? विंध्याचल पहाड़ी के उत्तर में। विंध्याचल पहाड़ी के उत्तर में हमको क्या है? जो 16 महाजनपद थे, जो नगर स्थापित हुए थे विंध्याचल पहाड़ी के उत्तर में जो स्थापित हुआ था। और विंध्याचल पहाड़ी के उत्तर में हमको जो चावल की खेती के प्रमाण मिले थे वो लेहुरा देव से मिले थे, ठीक है दोस्तों। तो ये मैप से आप कुछ चीज़ें याद रखिएगा, जो बहुत ईजी होता है आपको याद रखना मैप्स, ठीक है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? देश का नाम, नेम्स ऑफ द लैंड। जैसे कि हम सब जानते हैं दोस्तों, हमारे देश का नाम इंडिया और भारत है। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि इंडिया और भारत हमारे देश का नाम कैसे पढ़ें, ठीक है। देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। हम अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नाम का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। इंडिया और भारत, तो इंडिया और भारत। इंडिया नाम कैसे पढ़े दोस्तों? आइए देख लेते हैं। ये शब्द इंडस से निकला है। ये शब्द किससे निकला है? इंडस से, जिसे संस्कृति में सिंधु कहते हैं। इंडस को संस्कृति में क्या बोलते हैं हम लोग? सिंधु कहते हैं। सिंधु क्या है? सिंधु जो हमारे सिंधु नदी है उसी को सिंधु बोलते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा, ठीक है। तो सिंधु जो नदी है उसके पूर्व में स्थित भूमि को ईरानियों ने और यूनानियों ने क्या कहा? इंडिया नाम दिया था। तो जो सिंधु निकले, जो इंडिया नाम निकला है वो सिंधु से निकला है। सिंधु से पहले इंडस निकला, इंडस से ही फिर ईरानियों और यूनानियों ने इंडस के पूर्व में यानी सिंधु नदी के पूर्व में जो क्षेत्र पड़ता था उसको क्या बोला गया? इंडिया बोला गया। तो आज यह शब्द पूरे भारतवर्ष के लिए यूज होता है, ठीक है दोस्तों। दूसरा इसमें क्या है? भारत। दूसरा क्या है? भारत। इस नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में, इस नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, जिसका उल्लेख 3500 वर्ष पूर्व कहाँ मिलता है हमको? ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पे? ऋग्वेद में मिलता है। यानी ऋग्वेद में सबसे पहले भरत नाम का उल्लेख मिलता है, जो किसके लिए यूज होता था? जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए यूज किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका प्रचलन बढ़ते बढ़ते आज पूरे भारतवर्ष को, पूरे सब कॉन्टिनेंट का क्या नाम पड़ गया? भारत पड़ गया, ठीक है दोस्तों। ये भारत और इंडिया नाम कैसे पड़ा आप लोगों को? उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है? अतीत के बारे में जाने। तो अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? क्या सोर्स है अतीत के बारे में जानने के? सोर्सेस क्या है? इसमें पढ़ते हैं। इसमें जो पहला सोर्स है वो है पांडुलिपि। पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या होती है? ये वे पुस्तक है जो हाथ से लिखी जाती है, यानी जो पुस्तक हाथ से लिखी जाती है उसको पांडुलिपि बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है दोस्तों। पांडुलिपि किस पे लिखी जाती थी? पहले के ज़माने में, जैसे हम जब सब जानते हैं, पहले के ज़माने में बोर्ड वगैरह नहीं होते थे, पेपर नहीं होते थे, कपड़े पे नहीं होते थे, तो कैसे लिखे जाते थे? पांडुलिपि ताड़ के पत्रों, हिमालय में मिलने वाले बुर्ज नाम के पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। तो किस पे लिखी जाती थी? ताड़ पत्रों, बुर्ज नाम के पेड़ के छाल पर पांडुलिपि लिखी जाती थी, जैसे आप इमेज में आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरा इसमें सोर्स क्या है? अतीत के बारे में जानने के दूसरे सोर्स क्या है? दूसरा सोर्स है दोस्तों अभिलेख, इंस्क्रिप्शन। अभिलेख क्या होते हैं? ऐसे लेख जो पत्थर, धातु जैसे कठोर सतह पर उकेरे जाते हैं। ऐसे लेख जो पत्थर या धातु पर लिखे जाते हैं, ठीक है। उनको छेने या थोड़ी से मार के जैसे भी पत्थर या धातु पर जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं अभिलेख, ठीक है दोस्तों। अब अभिलेख की जरूरत क्यों पड़ी? इसको लिखाया क्यों क्यों जाता था? देख लेते हैं उसको। राजा अपने आदेशों और जीती गई लड़ाइयों का विवरण इन लेखों पे लिखाते थे, यानी अपने आदेशों, यानी जो राजा के रूल होते थे, पॉलिसीज हो गई राजा की, राजा वर्ग के दिए गए कोई दान वगैरह हो गए, या उनके द्वारा जीती गई जो लड़ाइयाँ हैं, इन लड़ाइयों को, इन सब चीज़ों का उल्लेख वो किस पे लिखवाते थे? अभिलेख पे लिखवाता था। अभिलेख यानी धातु या
पत्थर से बनी हुई चीज़ों पर लिखवाते थे। ठीक है दोस्तों, इसको अभिलेख बोलते हैं। धातु या पत्थर पर कोई चीज़ लिखी होगी उसको अभिलेख बोलते थे। ये दूसरा सोर्स हो गया। थर्ड सोर्स क्या है? पुरातत्व। पुरातत्व क्या होता है दोस्तों, देख लेते हैं। अतीत में बनी या और इस्तेमाल की गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद या आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। यानी अतीत में जो चीज़ें बनी होंगी, कोई इमारत, कोई बर्तन, कोई सिक्का हो गया दोस्तों, कोई मुहर हो गई, कोई बर्तन हो गया दोस्तों, इन सब के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी कहलाता है। इन सब के बारे में अध्ययन करना ही आर्कियोलॉजी कहलाता है। और जो व्यक्ति इन सब चीज़ों का अध्ययन करता है उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? पुरातत्वविद या आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, वे पत्थर, ईंट की इमारतों, मूर्तियों, औजारों, सिक्कों की खोज करते हैं। यानी पुरातत्वविद क्या करते हैं? इन सब चीज़ों की खोज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सोर्स टू नो अबाउट हिस्ट्री वो क्या है दोस्तों? पहला सोर्स क्या था? पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट। दूसरा सोर्स क्या था? अभिलेख। तीसरा सोर्स क्या था? पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी। ठीक है दोस्तों, ये 3 सोर्स होते हैं हमको अतीत यानी हिस्ट्री के बारे में जानने के। अगला टॉपिक क्या है? तिथियों का मतलब। व्हाट डू मीन बाय डेट? ठीक है, तिथियों का मतलब क्या होता है दोस्तों, जान लेते हैं। जैसे कि आप सब लोग ने देखा होगा, एक कॉमन चीज़ आप सब लोगों ने देखी होगी, हिंदी में कहीं कहीं लिखा होता है ईसा पूर्व या ईसवी। ठीक है दोस्तों, ये 2 चीज़ आपने देखा होगा, ये हर जगह लिखा होता है। या इंग्लिश में कहीं कहीं आपने देखा होगा BC, BCE या AD या CE। ये आप लोगों ने डेट के आगे लिख देखा होगा कि ये डेट क्या है, कि ये चीज़ें लिखी होती है। तब ईसा पूर्व या ईसवी क्यों लिखते हैं? BC, AD या CE क्यों लिखते हैं? देखते हैं दोस्तों। BC, CE ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, यानी उनके जन्म से पहले के समय को क्या बोलते हैं? BC या BC। इसी को हिंदी में क्या लिखते हैं? ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, तो BC या BCE, इसी को हिंदी में ईसा पूर्व कब लिखेंगे? ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ये लिखते हैं। अब जैसे जैसे दोस्तों 100, ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पहले, तो क्या लिखेंगे इसको? ईसा पूर्व हिंदी में। इसको इंग्लिश में लिखना हुआ 100 BC लिखेंगे, या इसके आगे BC ये लिख देंगे। BC या BC क्या होता है दोस्तों? ये दोनों एक ही चीज़ होता है। इसको फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? BC का जो फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। BC का बिफोर क्राइस्ट, और BCE का बिफोर कॉमन ईरा। ये दोनों एक ही चीज़ होता है, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन ईरा। ये ईसा के जन्म के वर्ष से पहले का समय होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला पार्ट देख लेते हैं। अगला क्या है? AD CE। ये क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, यानी उनके वर्ष के बाद से, उनके पैदा होने के बाद से, जिसे हिंदी में क्या लिखते हैं? ईसवी लिखते हैं। जिसे हिंदी में ईसवी लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप मान लीजिए अभी क्या डेट चल रही है, अभी कौन सा वर्ष चल रहा है? 2026। ये 2026 क्या है? ईसवी है। ईसवी मीन्स ये ईसा के जन्म के वर्ष के 2026 साल बाद का समय है। इसी को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? 2026 AD या CE। ठीक है, AD या CE दोनों एक ही चीज़ होता है। उसी को हिंदी में ईस्वी के लिखते हैं। AD और CE का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। AD का फुल फॉर्म एनो डोमिनी, और CE का फुल फॉर्म होता है वो कॉमन इरा। ठीक है दोस्तों, CE का फुल फॉर्म कॉमन इरा होता है। ये होता है तिथियों का मतलब। तिथियों को हम कैसे जान सकते हैं? ठीक है दोस्तों, ये आज का आपका टॉपिक फिनिश होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक बात आप लोग याद रखिएगा, ये जो मैंने आपको पढ़ाया है ये ओल्ड NCERT की हिस्ट्री की बुक है। ओल्ड NCERT है। ठीक है दोस्तों, अभी जैसे आप सबको पता है कि NCERT की बुक चेंज हो गई है, जो न्यू NCERT आ गई है, उसको इसलिए नहीं पढ़ाएगा दोस्तों क्योंकि सीटेट में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, जो भी पूछे जाते हैं, वो आज तक जो पुरानी NCERT है उसी से पूछे जाते हैं। उसी से पूछे जाते हैं, तो आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, वो पुरानी NCERT से पूछे जाते हैं। सीटेट ने अभी कोई न्यू सिलेबस डिफाइन नहीं किया है कि न्यू NCERT से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नहीं पूछे जाएंगे। अगर वो डिफाइन कर देता है तो आपको न्यू NCERT भी पढ़ा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, न्यू NCERT भी पढ़ा दी जाएगा। अगर इस चैप्टर के आपको नोट चाहिए तो नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।